हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 164 और इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं सेमीकंडक्टर का आगे का पोर्शन। तो बच्चों, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बैंड थ्योरी पढ़ाई थी कि कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ठीक है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है, और इसके आधार पर ठोसों को अपने 3 भागों में वर्गीकृत भी किया था, ठीक है ना। वो कौन कौन से भाग थे वो भी मैंने आपको अच्छे से समझाए थे, ठीक है ना, मतलब कौन कौन से प्रकार थे वो मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। और फिर उसके बाद में अपन ने जो अर्धचालक है उनकी प्रॉपर्टी अपन ने डिस्कस की थी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 0 केल्विन पर जो कंडक्शन बैंड होता है वो पूरी तरह से खाली होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता है। और जैसे अपन टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं तो तापीय उत्तेजन के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सहसंयोजी बंध को तोड़ करके जालक में पहुंच जाते हैं, या एनर्जी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांजिशन कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये, और वैलेंस बैंड के अंदर जो होल्स बन रहे हैं, ये होल्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, भी विद्युत धारा का चालन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ तक अपनी बातें हो गई थी। तो आज अपन डिस्कस करने वाले अर्धचालकों के प्रकार, ठीक है भी। तो अर्धचालकों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखो अर्धचालकों के प्रकार, देखो ध्यान से कौन कौन से अर्धचालक होते हैं। कुछ आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखे हैं, तो ये मैं एज इट इज लिख देता हूं। एक तो होता है, ध्यान से देखना, देखो तत्व अर्धचालक, ये आपको याद रखने भी। तत्व अर्धचालक एक तो होता है सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। इसके बाद एक होता है, ध्यान से देखना, देखो संयुक्त अर्धचालक, संयुक्त अर्धचालक इसके अंदर एक तो अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक कौन सा था, कैडमियम सल्फाइड, GaAs होता है, CdS ऐसी होता है, InP होता है, एटसेट्रा। एक होता है कार्बनिक, तो कार्बनिक के अंदर एंथ्रेसिन है, और एक होता है, ध्यान से देखना, देखो मादित थैलोसाइनिन, और एक होता है, ध्यान से देखना, देखो कार्बनिक बहुलक होते हैं। कार्बनिक बहुलक होते हैं पॉलीपाइरोल, और एक क्या होता है पॉलीएथिलीन, और एक होता है पॉलीथायोफिन आदि। ये होते हैं आपके पास में कार्बनिक अर्धचालक। कार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक और कार्बनिक बहुलक हो गए, ठीक है बच्चों। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ये आपको एज इट इज याद रखने हैं भी, आप उनको नोट कर ले, याद कर ले, क्योंकि बोर्ड के अंदर पूछा जा सकता है कि 2 अकार्बनिक अर्धचालकों के नाम बताओ, तो ये हो जाएंगे भी। 2 तत्व अर्धचालकों के नाम बताओ, ये हो गए, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली आपको पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, ठीक है बच्चों। अब बात सुनना भी, देखो अर्धचालकों के प्रकार अपन डिस्कस करें, तो पहला अर्धचालक का प्रकार होता है नेज अर्धचालक, यानी इसको अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको बताने वाला हूं, ये होता है आपके पास नेज अर्धचालक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखो नेज का मतलब क्या होता है, शुद्ध होता है भाई, क्या होता है, शुद्ध, इंट्रिंसिक, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की अशुद्धि उपस्थित नहीं होती है।
कोई भी अर्धचालक जो अपनी शुद्ध अवस्था में होता है, ठीक है ना, अपनी मूल अवस्था में होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं भी, उसको अपन बोलते हैं नेज अर्धचालक बोलते हैं। तो अपन बात करते हैं पूर्णतया शुद्ध अवस्था में होता है। ये क्या होता है, पूर्णतः शुद्ध अवस्था में होता है। इसका मतलब इसके अंदर किसी प्रकार की अशुद्धि अनुपस्थित होती है, ठीक है ना। जैसे सिलिकॉन है तो इसके अंदर केवल सिलिकॉन के एटम होते हैं, और जर्मेनियम है तो इसके अंदर केवल जर्मेनियम के एटम होते हैं भी, ठीक है ना। तो अब होता क्या, ध्यान से देखना, देखो ऐसा होता है कि जैसे ये आपके पास कोई भी जालक बना दिया मैंने इस प्रकार से, ये कोई भी लेटिस है, इस प्रकार से मैंने बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है ना। ऐसे रफली समझा रहा हूं मैं आपको एक बात है। मैं यहां पर आपको ये बता रहा हूं कि जैसे मान के चलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पे आ गया, तो ये एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा और एक होल बन जाएगा। एक सहसंयोजी बंध के टूटने से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है कंडक्शन बैंड में, और एक होल प्राप्त होता है वैलेंस बैंड में। तो जितने सहसंयोजी बंध टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन बनेंगे, उतने क्या बनेंगे भी, होल बनेंगे। यानी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की जो कंसंट्रेशन होती है, जो संख्या होती है, वो क्या होती है, पूरी तरह से समान होती है, बराबर होती है। तो देखो ध्यान से, इसके लिए अपन बोल सकते हैं कि Vb में होल्स तथा Cb में इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता समान होती है इनके लिए। इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होती है भी, बराबर होती है। इसको अपन बोल सकते हैं Ni के बराबर, Ni के बराबर मान लिया भाई। Ni क्या होती है, Ni इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स डेंसिटी, ठीक है ना। तो ये आपके पास मिल जाएगी नेज आवेश वाहक सांद्रता, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी हो गई भी, ठीक है ना। तो ये होती है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी होती है भी। तो अपन बोल सकते हैं कि नेज अर्धचालक इसके अंदर वैलेंस बैंड में जितने होल्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की सांद्रता क्या होती है, बराबर होती है। यानी Ne NH इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। Ni के बराबर मैंने मान लिया। Ni क्या होता है, नेज आवेश वाहक सांद्रता होती है। अब बात सुना भी, ये जो Ni होती है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं इसके अंदर कि जो Ni है का मान तापमान पर निर्भर करता है। तापमान पर किस प्रकार से निर्भर करता है, देखो मॉड्यूल के अंदर आपको इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा। तो मैं देख के बता देता हूँ इसका फॉर्मूला। Ni का देखो फॉर्मूला दे रखा है मॉड्यूल में कहीं ना कहीं। देखो एक सेकंड वेट कीजिएगा आप। ये रहा देखो, पेज नंबर 3.8 पे नीचे नीचे दे रखा है भाई। नेज सांद्रता किस प्रकार से डिपेंड करती है द्योतन से, ये होती है आपके पास Ni स्क्वायर, Ni स्क्वायर बराबर कितना होता है आपके पास, A T की पावर 3 E की पावर माइनस का
Eg अपॉन KT, ये बात होती है भी। अब यहां पर आपके पास जो A होता है, इस A को तो अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसके बाद T क्या होता है, T होता है तापमान केल्विन में। और Eg क्या होता है, Eg ये होता है आपके पास है वर्जित ऊर्जा अंतराल। K क्या होता है, बोल्ट्जमान नीयतांक। और T फिर से क्या देगा आपके पास है, तापमान हो जाएगा। यानी यहां से अपन ऐसे लिख सकते हैं कि Ni² इक्वल्स टू A⁻3 E की पावर क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का Eg अपॉन क्या बन जाएगा, KT बन जाएगा भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अपन बता सकते हैं कि टेम्परेचर में अगर आप वृद्धि करोगे ना तो Ni का मान भी क्या देगा, बढ़ जाएगा। और कैसे बढ़ेगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बढ़ेगा भी, ठीक है ना। तो ये अपनी नेज आवेश, जो नेज अर्धचालक है उसकी अपन बात कर रहे हैं। बात सुना भी, जो नेज अर्धचालक होते हैं इनकी जो चालकता होती है वो क्या होती है भी, कम होती है। और चालकता कम होने के कारण ये जो अर्धचालक होते हैं वो साइंटिफिक पर्पज, वैज्ञानिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये मतलब सुटेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं कि जो नेज अर्धचालक होते हैं इनकी चालकता कम होने के कारण ये वैज्ञानिक कार्यों हेतु अनुपयोगी होते हैं। अब बात सुना भी, इनकी चालकता होती है वो क्या होती है भी, कम होती है। इस कारण से जो साइंटिफिक पर्पज होते हैं, कोई डिवाइस वगैरह बनानी है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होते हैं। तो इनको सुटेबल बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, इनके अंदर अशुद्धि मिलाते हैं। अब वो अशुद्धि तीसरे ग्रुप की है तो P प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा। और 5वें ग्रुप की अशुद्धि अगर आपने मिला दी तो इस स्थिति में N प्रकार का अर्धचालक बन जाएगा भी, ठीक है ना। तो अशुद्धि मिलाकर इस अशुद्धि मिलाने को अपन क्या बोलते हैं भी, हिंदी में इसको अपन बोलते हैं मादन, और इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं डोपिंग। अशुद्धि मिलाकर इनकी जो चालकता है बढ़ाई जा सकती है। और अगर आपने नेज अर्धचालक के अंदर अशुद्धि मिला दी तो इस स्थिति में इंट्रिंसिक नहीं रहेगा, ये एक्सट्रिंसिक बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दूसरे एटम्स भी आ चुके हैं। इसके अंदर मतलब दूसरे तत्व के जो परमाणु है वो भी इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब ये क्या बन जाएगा भी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सट्रिंसिक। तो अशुद्धि मिलाने से बन जाता है कौन सा, अपद्रवी। चालक बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है N टाइप का और एक होता है आपके पास है P टाइप का, जिसके बारे में अपन बाद में डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो नेज अर्धचालक क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दी बात। पूर्णतः शुद्ध अवस्था में होते हैं, अशुद्धि अनुपस्थित होती है। वैलेंस बैंड में होल्स और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता समान होती है। Ne NH इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है, वगैरह वगैरह। ये सारी कई मैंने बातें आपको बता दी। Ni का मान जो तापमान उस पर किस प्रकार से डिपेंड करता है ये बता दिया। और वैज्ञानिक कार्यों के लिए अनुपयोगी क्यों होते हैं और इनकी चालकता किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, ये बातें मैंने बता दी। अब ये वाली चीज़ें हैं ना, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो क्या होता है कि कोई भी आपके पास है, जैसे अर्धचालक है, उस अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता और होल्स की सांद्रता का गुणनफल क्या होता है भी, कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो अपन लिखते हैं
किसी भी अर्धचालक में दिए गए तापमान पर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता और होल की सांद्रता का गुणनफल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। Ni इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? NH बराबर। Ni को भी यहां से अपन क्या लिख सकते हैं भाई? Ni। और NH को भी यहां से अपन क्या लिख सकते हैं? Ni। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? Ni स्क्वायर बन जाएगा। तो Ni इंटू NH बराबर क्या हो जाएगा? Ni स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा आपके पास है? कांस्टेंट। और इसको अपन बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। अब इस नियम से अपन ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी भी अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता अगर बढ़ेगी ना, तो उसी के संगत होल्स की सांद्रता घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता अगर कम होगी ना, तो होल्स की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे आपने किसी भी अर्धचालक के अंदर कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसी अशुद्धि मिलाई कि इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता बढ़कर के दुगुनी हो गई, तो होल्स की सांद्रता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता अगर आधी कर दी, तो होल्स की सांद्रता क्या हो जाएगी? दुगुनी हो जाएगी। तो अल्टीमेटली अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता और होल्स की सांद्रता का गुणनफल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और इसी को अपन द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बोलते हैं भाई। ठीक है ना? ये बात हो गई। ये द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम हो गया। अब सुनना ध्यान से, देखना। देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से कोई भी नेज अर्धचालक है वो विद्युत धारा का चालन करता है। तो अर्धचालक के लिए धारा विद्युतिकी, तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि किस प्रकार से अर्धचालक है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। ठीक है ना? ये जैसे मान के चलिए आपके पास कोई अर्धचालक है, इसका ब्लॉक डायग्राम बना दिया मैंने। आपको पता है कि अर्धचालक इसके अंदर दो चीजें होती है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक क्या होते हैं? होल्स होते हैं। तो इसके अंदर इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूं। सिंबॉलिक है कुछ, तो जैसे मान के चलिएगा मैंने 4, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बना दिए। 4 नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। और इस प्रकार से 4 ही मैंने क्या कर दिए भी? होल बना दिए। ये सिंबॉलिक है समझने के लिए बस। इसके बाद इसको अपन क्या करते हैं? इस प्रकार से बैटरी से जोड़ देते हैं। ये प्लस माइनस, तो ये तो आपके पास में क्या हो जाएगा? हाई पोटेंशियल पे आ जाएगा। ये आपके पास में लो पोटेंशियल पर आ जाएगा। और बेटा आपको पता होगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या होता है? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ई वेक्टर आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, तो इलेक्ट्रॉन्स पर तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स लगता है इधर, और जो होल्स है इन पे फोर्स लगता है इस प्रकार से इधर की तरफ। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन्स तो इधर की तरफ मूव करते हैं, होल्स है वो इधर की तरफ मूव करते हैं। अब आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट इधर की तरफ आ जाएगी, और होल की वजह से करंट है वो सेम डायरेक्शन में आती है। तो कुल करंट है ये आपके पास में क्या बन जाएगी? आई बन जाएगी। तो टोटल करंट बराबर क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट प्लस क्या हो जाएगी? होल की वजह से करंट हो जाएगी। तो आगे का पोर्शन में मिटा रहा हूं, इसको वीडियो को आप पॉज करके, इसको रोक करके आप इन चीज़ों को नोट कर लें। ठीक है ना? बाकी ये चीज़ें मैं मिटा देता हूं आगे की। देखो ध्यान से, अगर अपन जैसे कुल धारा की बात करते हैं, कुल धारा आई बराबर क्या देगी? इलेक्ट्रॉन के कारण करंट प्लस क्या देगी? होल के कारण करंट।
अपन जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है, ठीक है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा आपने। तो आई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, एन ई ए वी डी, ये आपके पास हो जाएगा एन ई ए वी डी। इसको लिख दूंगा एन ई वी ई, एन एच वी एच हो गया। अभी यहां से अपन जो ई ए है उसको कॉमन ले लेंगे, एन ई वी ई प्लस क्या देगा आपके पास, एन एच वी एच। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने ये भी पढ़ा होगा कि वी डी बराबर क्या होता है, म्यू इंटू ई होता है, ठीक है ना। और म्यू को अपन क्या बोलते हैं भी, गतिशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिशीलता। तो यहां से आपके पास बन जाएगा ई ए, इसको अपन बोलेंगे एन ई, और वी को अपन क्या बोलते हैं भी, म्यू ई, वी डी बराबर म्यू ई। तो ये आपके पास म्यू ई प्लस क्या देगा आपके पास, एन एच म्यू एच, वी डी बराबर म्यू इंटू ई। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको अपन लिख देंगे बाहर लिख देंगे, ये आपके पास आई बन जाएगा। अभी आई को अपन ए के अपॉन में लेंगे तो क्या बन जाएगा, जे। तो जे बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, आई अपॉन ए। तो आई अपॉन ए बराबर क्या बन जाएगा आपके पास, ई एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू क्या देगा आपके पास, ई, ठीक है ना। ये जे बन गया। बेटा आप जानते हैं कि जे बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ई होता है। तो यहाँ पे ई से अपन क्या करेंगे, ई को काट देंगे, तो सिग्मा बराबर क्या बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू क्या देगा आपके पास, ई, ठीक है ना। ई तो कट ही चुका है ना, ये तो आपके पास में सिग्मा आ गया। और सिग्मा को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, ये आपके पास होता है 1/रो। सिग्मा को अपन लिख सकते हैं 1/रो लिख सकते हैं। तो यहां से आपके पास रो बराबर क्या हो जाएगा, रो बराबर 1/, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच इंटू क्या हो जाएगा आपके पास, ई हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, यहां पर एक एक चीज को मैं बता देता हूं क्या है। यहां पर ये एन ई क्या हो जाएगा, चलो लिख देता हूं मैं सबके लिए। एन ई बराबर क्या हो जाएगी आपके पास है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता। NH क्या देगी आपके पास है, होल्स की सांद्रता, है ना। और VE क्या हो जाएगी आपके पास में, VE बराबर इलेक्ट्रॉन्स का अपवन वेग, और VH क्या हो जाएगा आपके पास है, होल्स का अपवन वेग। म्यू ई बराबर क्या देगी आपके पास है, इलेक्ट्रॉन्स की गतिशीलता, और इसी प्रकार से आपके पास में जो म्यू एच है, म्यू एच बन जाएगी आपके पास में होल्स की गतिशीलता। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो अपन जानते कि आई बराबर क्या होता है आपके पास, एन ई ए वी डी होता है, अपन जानते हैं भी अपवन वेग होता है ये। और फिर उसके बाद एक अपन ये भी जानते हैं कि वी डी बराबर म्यू इंटू क्या होता है आपके पास, ई होता है। एक आपके पास है जे बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू ई होता है, ठीक है ना। और एक आपके पास है, ध्यान से देखना, रो बराबर कितना होता है आपके पास, 1/सिग्मा होता है। इसके बाद में जे क्या होता है अभी, धारा घनत्व होता है, और ई क्या होता है आपके पास में, विद्युत क्षेत्र।
इसके बाद में रो क्या होती है आपके पास में? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता यही बातें होगी और क्या है। अब बात सुना भी, एक तो होता म्यू ई, म्यू क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। एक म्यू एच, म्यू एच क्या होती है? होल्स की गतिशीलता। तो भाई इलेक्ट्रॉन को अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो ये तो क्या होता है? फ्री होता है, इसकी गति में किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, इस कारण से इसकी गतिशीलता ज़्यादा होती है। और होल्स की गतिशीलता क्या होती है? भी कम होती है। तो अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज़्यादा होती है और होल्स की गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। क्यों भाई? क्योंकि होल्स का जड़त्व क्या होता है? अधिक, और जड़त्व अधिक होता है, इस कारण से इनकी गतिशीलता क्या होती है? भी कम होती है। अब जड़त्व अधिक क्यों होता है? क्योंकि आपको मालूम होगा कि होल कहां पर होता है? होल होता है कंडक्शन बैंड में। सॉरी, होल्स कहां पे होते हैं? होल्स होते हैं वैलेंस बैंड में होते हैं, भी वीबी में होते हैं। यानी होल का मूवमेंट किस प्रकार से होता है भी, कि इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि इस होल के अंदर आकर के जंप करता है, तो इस स्थिति में ये जो होल है ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे ट्रांसफर हो जाता है। तो होल का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। इस कारण से होल्स का अपन बोल सकते हैं जड़त्व ज़्यादा होता है, इस कारण से इनकी गतिशीलता क्या होती है? कम होती है। तो मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम होता है क्या धारा में? नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से धारा ज़्यादा होती है और होल्स की वजह से धारा क्या होती है? कम होती है भी। ठीक है ना। और यदि अपन बात करते हैं इसके लिए भी, नेज अर्धचालक के लिए बात करते हैं, जैसे नेज अर्धचालक के लिए नेज अर्धचालक के लिए रो बराबर 1/, अब यहां पर आपके पास एन और एन एच, इन दोनों को क्या लिख सकते हैं? एन आई लिख सकते हैं। तो ये आपके पास है एन आई, और इसको अपन बोल देंगे म्यू ई प्लस म्यू एच इंटू क्या देगा आपके पास है? ई बन जाएगा अभी। एन और एन एच इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ? एन आई लिख सकता हूँ नेज अर्धचालक के लिए, और एन आई को मैं बाहर निकाल दूंगा। ठीक है ना। तो देखो पूरी की पूरी करंट इलेक्ट्रिसिटी का आपका यहाँ पे रिवीजन हो चुका है, तो इन चीज़ों को नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके बाद में अपन बनाते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अपद्रव्य अर्धचालक क्या होते हैं ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखना ऐसे, देखो अपद्रव्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखना, देखो सुनो भाई, देखो मैंने आपको बताया था कि जो नेज अर्धचालक होते हैं उनकी चालकता कम होती है। ठीक है ना, क्योंकि उनके अंदर जो आवेश वाहकों का घनत्व है वो क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी चालकता कम होती है। इस कारण से साइंटिफिक पर्पस के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होते हैं, ज़्यादा सुटेबल नहीं होते हैं। तो इनकी चालकता बढ़ा करके इनको अपन वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोगी बना सकते हैं। तो चालकता बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं? इनके अंदर या तो तीसरे ग्रुप की, या तो त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी, या तो ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी इनके अंदर अपन ऐड करते हैं, अशुद्धि इनके अंदर मिलाते हैं। और अशुद्धि मिलाने की जो प्रक्रिया, इसी को अपन क्या बोलते हैं? मादन बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोपिंग बोलते हैं। ध्यान से देखना, देखो जो आपके पास है नेज अर्धचालक होते हैं, इनकी तो जो चालकता होती है क्या होती है? भी कम होती है। अब आपके पास में जो नेज अर्धचालक है, नेज अर्धचालकों में नियंत्रित मात्रा में
त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाने को मादन यानी डोपिंग कहते हैं। तथा इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। और ध्यान से देखना, देखो अपद्रव्य अर्धचालक है, इसके अंदर आवेश वाहकों का घनत्व ज्यादा होता है और आवेश वाहकों का घनत्व ज्यादा होने के कारण अपन बोल सकते हैं कि इनकी जो चालकता वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। अब देखना ऐसे देखो, जो आपके पास अपद्रव्य अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है एन प्रकार का अर्धचालक, एक होता है पी प्रकार का अर्धचालक। तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एन प्रकार का अर्धचालक, सेकंड आपके पास है पी प्रकार का अर्धचालक। तो चलो सबसे पहले अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो फर्स्ट एन प्रकार का अर्धचालक, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अब देखना ऐसे देखो, देखो एन का मतलब क्या होता है? भाई नेगेटिव होता है, और नेगेटिव कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो सीधी सी बात है, अपन इसके अंदर ऐसी इंप्योरिटी ऐड करेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स अपने को डोनेट करे। और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कौन करेगा बताओ? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा पंचसंयोजी अशुद्धि। तो पंचसंयोजी अशुद्धि, पंचसंयोजी अशुद्धि कौन सी होती है बताओ? नाइट्रोजन फैमिली, जिसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगी नाइट्रोजन फैमिली। द्वारा डोपिंग की जाती है। ठीक है ना। अब बात सुना भी कि आपके पास में जो पंचसंयोजी अशुद्धि है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन में से 4 इलेक्ट्रॉन तो क्या करते हैं भी, आसपास के जो भाई ये जो पंचसंयोजी अशुद्धि है, ये ऑब्वियसली क्या करेगी? एक सिलिकॉन या एक जर्मेनियम एटम को जाकर के रिप्लेस करेगी। ठीक है ना। तो इसके बाह्यतम कोश में जो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन 5 में से 4 है वो तो सहसंयोजी बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं, और 5वां बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत ही इससे लूजली बाउंड होता है, बहुत ही हल्के बंध से बंधा होता है, और ये इजीली बहुत कम परिमाण की ऊर्जा प्राप्त करके जालक के अंदर आ सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन सकता है। ठीक है ना। तो ये क्या कर रही है? ये अशुद्धि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं दाता अशुद्धि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाता अशुद्धि बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो जो पंचसंयोजी अशुद्धि का परमाणु अर्धचालक के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करता है,
ठीक है ना। इसके बाह्यतम कोश के पांच में से चार इलेक्ट्रॉन्स, इसके जो बाह्यतम कोश के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं भाई, सहसंयोजी बंधों का निर्माण करते हैं। सहसंयोजी बंध निर्माण में प्रयुक्त होते हैं तथा पांचवा इलेक्ट्रॉन जो कि इस परमाणु के साथ लूजली बाउंड होता है, अत्यल्प ऊर्जा प्राप्त करके जालक में आ जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो पंचसंयोजी अशुद्धि का जो परमाणु होता है वो अर्धचालक के एक परमाणु को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए आपके पास है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, तो सिलिकॉन के एक एटम को ये जो पंचसंयोजी अशुद्धि का परमाणु वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, यानी इसकी जगह खुद आ जाएगा। अब इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से 4 तो पड़ोस में जो आपके पास है सिलिकॉन एटम्स है उनके साथ में सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, और जो आपके पास है 5वां बच गया, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, इस अशुद्धि परमाणु के साथ में लूजली बाउंड होता है, यानी हल्का बंधा हुआ होता है, जो क्या करता है भी अत्यल्प ऊर्जा प्राप्त करके जालक के अंदर आ जाता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है, और ये क्या करता है भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है भी, जालक में आ जाता है। यह फ्री इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा का चालन करता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ये क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ठीक है ना। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत धारा का चालन करता है। ओके, अब सुनो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है जो अशुद्धि परमाणु, ये क्या करता है, एक अशुद्धि परमाणु जालक में एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है ना। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसको अपन बोलते हैं दाता परमाणु। क्या बोलते हैं, दाता परमाणु। तो एक अशुद्धि परमाणु जालक में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, अतः इसे दाता परमाणु या दाता अशुद्धि या दाता परमाणु लिख देते हैं ना। डोनर एटम कहते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने पूरी की पूरी बात आपको समझा दी अभी। अब बात सुनना भी, देखो आपको बताया कि हर एक इंप्योरिटी एटम है, हर एक अशुद्धि परमाणु वो क्या करता है भी, जालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जितने सारे आपके पास में अशुद्धि के परमाणु आएंगे वो हर परमाणु क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे आपका जो जालक है उस जालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या ज्यादा होती है, और जिससे होल्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Ne और NH इन दोनों का जो गुणनफल है वो कांस्टेंट रहता है अभी।
तो जिस अनुपात से Na बढ़ता है उसी अनुपात से जो NH है वो घट जाता है। तो इस स्थिति में जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये तो होते हैं बहुसंख्यक आवेश भाग, और जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश भाग होते हैं भी। तो इस प्रकार जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स तो बहुसंख्यक आवेश भाग, इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, कहलाते हैं तथा होल्स अल्पसंख्यक आवेश वाहक कहलाते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, अभी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ध्यान से देखना, तो जालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का घनत्व बहुत अधिक हो जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वो तो क्या हो जाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, और आपके पास जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं अभी, ठीक है ना। इसके बाद में इसको मैं मिटा रहा हूं और आगे बढ़ाता हूं फिर मैं बात को। देखो ध्यान से, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, इसका जो लेटिस है वो किस प्रकार से बनता है ये मैं आपको बता देता हूं। देखो इसका लेटिस इस प्रकार से बनता है। देखो जालक ये आपके पास है क्या भी, सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, और सिलिकॉन के बीच में इस प्रकार से एक आ गया भाई फास्फोरस, ठीक है ना। अब इसके 4 सहसंयोजी बंध बना दो। अब सुनो भी ध्यान से देखना। देखो देखो इस सिलिकॉन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अभी, 4 इलेक्ट्रॉन। इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन बना दो। इस सिलिकॉन के भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके भी बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और फॉस्फोरस ये पंचसंयोजी, तो 1 2 3 4, और ये आपके पास में 5वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे जो फॉस्फोरस है इसके बाह्यतम कोश के 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो पड़ोस के जो सिलिकॉन एटम्स हैं उनके साथ में सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन करता है। अब इस फॉस्फोरस का अष्टक वो तो पूर्ण हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 5वां बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, इसके प्रति इसका जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अपन बोल सकते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, तो इसके प्रति इसका अट्रैक्शन बहुत कम है। अगर इसको हल्की सी एनर्जी प्राप्त हो जाए, हल्की सी, तो भी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है भाई, तो भी ये इलेक्ट्रॉन इस जालक के अंदर आ सकता है और फ्री इलेक्ट्रॉन बनकर के विद्युत धारा के चालन में प्रयुक्त हो जाता है अभी, ठीक है ना।
अब यदि इसका मैं एनर्जी डायग्राम बनाता हूं तो इसका एनर्जी डायग्राम किस प्रकार से बन जाएगा, देखो ध्यान से। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसके नीचे लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन हो गया अभी। अब इसका मैं एनर्जी डायग्राम बनाता हूं तो एनर्जी डायग्राम के अंदर कौन कौन से बैंड बनते हैं, ध्यान से। इस प्रकार से एक तो बनता है वीबी, एक तो आपके पास हो जाएगा इस प्रकार से वीबी, ठीक है ना। और एक होता है आपके पास है कंडक्शन बैंड यानी सीबी। ये वैलेंस बैंड हो गया, ये आपके पास है कंडक्शन बैंड हो गया। अब देखो बच्चों, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं भाई, वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो ये तो आपके पास में क्या बन जाएगा, ईजी बन जाएगा, वर्जित ऊर्जा अंतराल हो गया। अब देखो ध्यान से, ईजी थोड़ा सा बाहर की तरफ बना देते हैं ना, बीच में और कुछ भी बनाना है अपने को। तो यहाँ पे इसको तो अपन बोल देंगे ईजी बोल देंगे। ये तो हो गया आपके पास वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब मेरी बात सुनना भी, देखो एक एक बात को गौर से सुनिएगा आप। देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इस सहसंयोजी बंध को तोड़ करके अगर बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे तो क्या बन जाएगा भाई, होल, और यहाँ पर बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि तापीय उत्तेजन के कारण किसी भी इलेक्ट्रॉन का सहसंयोजी बंध तोड़ करके बाहर आ जाना, इस बात को एनर्जी डायग्राम में अपन समझ सकते हैं कि वीबी से इलेक्ट्रॉन का सीबी के अंदर चले जाना, जिसे सीबी में तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का बन जाना और वीबी के अंदर एक होल का बन जाना। तो यहाँ पे वीबी के अंदर क्या होते हैं भी, होल्स होते हैं। क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो अब सुनो भी, एक ये जो फास्फोरस है ये क्या करता है भी, बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है ये अपने को कहां पे प्राप्त होता है, कंडक्शन बैंड में प्राप्त होता है। किस में प्राप्त होता है, कंडक्शन बैंड में। तो जो कंडक्शन बैंड है ना, सीबी, इस सीबी के थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ, यहां पे अपन क्या करते हैं, एक एनर्जी लेवल बना देते हैं। और इस एनर्जी लेवल को अपन क्या बोल देंगे, नाम इसका लिखने वाला हूं। और यहां पर ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, इस डिफरेंस को अपन बोलते हैं ई डी। और इस एनर्जी लेवल को अपन बोलते हैं, ये देखो आपके पास है डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। क्या होता है भाई, डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल होता है। तो यहां से आपके पास में जो ईडी है, ये ईडी कितना होता है अभी, लगभग होता है आपके पास में 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना भाई, ध्यान से देखना। देखो देखो यहां पर आपके पास है ये जो कंडक्शन बैंड है, इस कंडक्शन बैंड के अंदर ये जो आपके पास है फास्फोरस एटम है, ये बहुत इजीली एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो इस फास्फोरस एटम का जो एनर्जी लेवल है, ऊर्जा स्तर है, वो अपन इस कंडक्शन बैंड से हल्का सा नीचे की तरफ बना देंगे, ठीक है ना। तो अब होता क्या देखिएगा, यहां से कुछ सहसंयोजी बंध टूटते हैं, जिससे यहां पे क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रॉन, और यहां पर अपने को क्या प्राप्त होता है भी, होल। और इस प्रकार से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इससे इसके अंदर भी जाते हैं। किससे, डोनर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल से इसके अंदर भी जाते हैं, इस प्रकार से। तो मैं कह सकता हूं कि कंडक्शन बैंड इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस बैंड के अंदर बहुत कम होल्स होते हैं। इसी कारण से होल्स को मैंने बोला माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बोला मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है ना, ये बात हो गई। तो यहाँ पे मेनली जो करंट होती है, मुख्यतः जो धारा होती है, वो धारा किसकी वजह से होती है भी, इस n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं अपन। जो आपके पास n प्रकार का अर्धचालक है, n प्रकार के अर्धचालक में धारा मुख्यतया
मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है, ठीक है ना। अगर आपको कल की बात याद है तो अपन ने लिखा था कि I बराबर कितना होता है आपके पास आई ई प्लस क्या होता है आपके पास आई एच, तो I बराबर कितना होता है आपके पास एन ई ए, ये आपके पास वी ई, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बताओ एन एच ई ए, और इसके बाद में वी एच हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद में दोनों से इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो I बराबर यहाँ से आपके पास ई ए, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में ये तो बाहर की तरफ आ जाएगा, और इसके बाद में एन ई वी ई को अपन क्या लिख देंगे म्यू ई, प्लस क्या देगा आपके पास एन एच म्यू एच, और इंटू वी डी बराबर कितना होता है म्यू इंटू ई, और ये आई अपॉन ए, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास है जे, और जे बराबर कितना होता है आपके पास है सिग्मा इंटू ई, तो ई से अपन ई को काट देंगे, तो यहाँ से सिग्मा बराबर कितना होता है, सिग्मा बराबर डायरेक्टली मैं लिख दूंगा सिग्मा बराबर, यहाँ पे चालकता इसकी चालकता है सिग्मा बराबर कितनी होती है बताओ, ई इंटू एन ई म्यू ई प्लस क्या होता है आपके पास एन एच म्यू एच। अब आपको पता है कि इसके अंदर जो एन एच है वो क्या होता है, अभी बहुत कम होता है, होल्स की संख्या बहुत कम होती है, तो इस कारण से इसको आप लगभग 0 मान लेंगे, तो ये लगभग कितना हो जाएगा आपके पास बताओ एन ई म्यू ई इंटू क्या देगा आपके पास ई हो जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास इसकी चालकता हो जाएगी, ओके। और इसके बाद में दोनों से देखो जो आपके पास एन प्रकार का अर्धचालक होता है, इसका चार्ज कैसा होता है, अभी पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, ये विद्युत रूप से उदासीन होता है अभी, क्यों, क्योंकि पहले आपके पास सिलिकॉन के एटम्स थे वो भी उदासीन थे, अब आपने इसके अंदर फॉस्फोरस के एटम्स मिला दिए, तो एटम्स तो ये भी उदासीन है भाई, आपने कोई पी प्लस या पी माइनस तो मिलाया नहीं है, आपने पी मिलाया है, तो ये भी न्यूट्रल था ये भी न्यूट्रल था, ठीक है ना। तो विद्युत रूप से तो ये क्या रहता है, अभी उदासीन ही रहता है, ठीक है ना। तो मैं बोल देता हूं कि जो एन प्रकार का अर्धचालक है, जो एन प्रकार का अर्धचालक है, ये क्या होता है अभी न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है अभी नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, चलो एक बार इसका मैं ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं, फिर ये बात अच्छे से समझ में आएगी। देखो एन प्रकार के अर्धचालक का मैं ब्लॉक डायग्राम बना देता हूं, देखो ये आपके पास एन प्रकार का अर्धचालक हो गया, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, इसके अंदर जो आपने फास्फोरस के एटम्स मिले हैं वो क्या है अभी, उनको अपन बोलते हैं दाता परमाणु बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अगर ये डोनेट करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। तो इनको मैं बीच बीच में इस प्रकार से प्लस से दिखा दूंगा, तो ये आपके पास है प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, इनको मैं इस प्रकार से प्लस से दिखा देता हूं। और हर जो प्लस है उसके पास में क्या होता है अभी, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसके पास है फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके पास इस प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन्स दिखा देता हूं। और तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या होते हैं अभी बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं, और इसके पास इस प्रकार से मैं कुछ होल्स भी दिखा देता हूं, जैसे एक मैंने होल दिखा दिया, तो ये तो आपके पास हो जाएंगे, इनको तो अपन बोलते हैं दाता परमाणु। ये आपके पास में क्या हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास में क्या हो जाएंगे भी होल्स हो जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुसंख्यक आवेशवाहक, और जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि एन प्रकार का जो अर्धचालक है, चाहे पी प्रकार का अर्धचालक है, चाहे नेज अर्धचालक है, सारे के सारे अर्धचालक विद्युत रूप से उदासीन होते हैं। तो इस अर्धचालक के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है भी बराबर होता है, ठीक है ना। तो
अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के रूप में क्या होता है अभी, एक तो होता है आपके पास है ये प्लस, ये प्लस कौन हो गया बताओ, दाता परमाणु। तो दाता परमाणु की सांद्रता को अपन लिख देंगे Nd और प्लस प्लस एक आपके पास में पॉजिटिव क्या होते हैं अभी, होल्स होते हैं, तो प्लस क्या देगा आपके पास NH बराबर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक तो देगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स Ne। और आगे जब अपन पी प्रकार का अर्धचालक पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है आपके पास में ग्राही परमाणु। तो ग्राही परमाणु को अपन लिखते हैं एक्सेप्टर Na, एक्सेप्टर इंप्योरिटी, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां पे आपके पास जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी है वो तो है नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सेप्टर का मतलब क्या होता है भाई, ग्राही, और ग्राही किसके अंदर होता है, ग्राही परमाणु वो होता है पी प्रकार के अर्धचालक में। अभी थोड़ी देर बाद में आपको मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो एक्सेप्टर इंप्योरिटी वो तो यहाँ पे एब्सेंट होती है, तो Na को अपन 0 कर देंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो Ne है वो NH से क्या भी बहुत बहुत बड़ा है। तो इसके बाद यहाँ पर क्या बन चुका आपके पास में, यहाँ पे बन गया Nd और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास NH और बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में Ne। अब आपको बताया कि NH है क्या भाई, बहुत कम है, तो इस स्थिति में अपन इसको लिख सकते हैं Ne और Ne लगभग किसके बराबर हो जाएगा अभी, ये आपके पास आ जाएगा Nd के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, Nd के बराबर हो जाएगा। इसके बाद में अपन जानते हैं कि Ne इंटू NH बराबर क्या होता है, Ni स्क्वायर होता है। तो यहां से आपके पास NH बराबर क्या होता है आपके पास में Ni स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपके पास Ne, और लगभग Ni स्क्वायर अपॉन Ne को अपन क्या लिख सकते हैं, Nd लिख सकते हैं, Nd होगा अभी। तो दो ध्यान से, किसी भी n प्रकार की अर्धचालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो तो डोनर इंप्योरिटी की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगी, और होल्स की जो सांद्रता है वो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से कैलकुलेट कर सकते हैं अभी, ठीक है ना। ये बात हो गई भी। तो ये हो गया आपका n प्रकार का अर्धचालक। तो आपने इसको अच्छे से समझा होगा, तो इन सारी की सारी चीजों को नोट करें। फिर उसके बाद में आपको पढ़ाता हूं मैं p प्रकार का अर्धचालक। चलिए बच्चों, n प्रकार के अर्धचालक के बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं p प्रकार का अर्धचालक। अगर आपके n प्रकार के अर्धचालक में कुछ डाउट्स रह गए हैं तो आप p प्रकार का अर्धचालक अच्छे से समझिएगा, आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। तो सेकंड है आपके पास है p प्रकार का अर्धचालक। देखो p का मतलब क्या होता है अभी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, होल्स होता है। तो इसके अंदर आपको होल्स की संख्या बढ़ानी है। तो ऐसा अपन कैसे कर सकते हैं अभी, ऐसा करने के लिए अपने को इसके अंदर जो त्रिसंयोजी अशुद्धि है वो मिलानी पड़ेगी। तो इसके लिए नेज अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि, और त्रिसंयोजी अशुद्धि का मतलब क्या होता है अभी, बोरॉन फैमिली। मिलाई जाती है। तो ध्यान से देखना, इसके लिए जो नेज अर्धचालक है इसके अंदर त्रिसंयोजी अशुद्धि यानी बोरॉन फैमिली है वो क्या की जाती है, एडफ की जाती है, मिलाई जाती है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं, तो ध्यान से, जो त्रिसंयोजी अशुद्धि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो तो क्या करते हैं भी, पड़ोस के 3 सिलिकॉन एटम्स के साथ में तो बंध का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। या जो नेज अर्धचालक है उसके 3 एटम्स के साथ में सहसंयोजी बंध का निर्माण कर लेते हैं, और चौथे स्थान पर क्या बच जाता है, खाली स्थान बच जाता है या वैकेंसी बच जाती है। इस वैकेंसी को अपन क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो ध्यान से, इस अशुद्धि
के बाह्यतम कोश के 3 इलेक्ट्रॉन्स नेज अर्धचालक के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध का निर्माण करते हैं। तथा अब बात सुनना भी, मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा बाकायदा इस बात को। भाई बाह्यतम कोश के 3 परमाणुओं के साथ इसके बंध बन गए, ठीक है ना। अब इसको अपना अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको जालक से 1 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो तथा अपना अष्टक पूर्ण तथा अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए अशुद्धि परमाणु जालक से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जालक से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अतः इसे ग्राही अशुद्धि या ग्राही परमाणु बोल दो इसको आप। एक्सेप्टर एटम कहते हैं। तो इस अतः इसे क्या कहते हैं भी, ग्राही परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। अब बात सुनना भी, आपको पता है कि इसके बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 3 तो क्या करते हैं भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और चौथी जगह पे क्या बच जाती है, वैकेंसी बच जाती है, खाली स्थान बच जाते हैं। तो एक ग्राही परमाणु अपने साथ 1 होल लेकर के आता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक ग्राही परमाणु अर्धचालक में 1 होल प्रदान करता है। और ध्यान से देखना, तो ग्राही परमाणु 1 होल प्रदान करेगा, तो इस स्थिति में होल्स की कंसेंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाती है। होल्स की जो सांद्रता वो इलेक्ट्रॉन्स की सांद्रता से बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कारण से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो क्या हो जाएंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो होल्स है वो क्या हो जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं कि इस स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो इलेक्ट्रॉन्स वो तो आपके पास समझ जाएंगे भी अल्पसंख्यक आवेशवाहक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और होल्स है क्यों नहीं कि आपके पास है बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं, उन अर्धचालकों के अंदर जो बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और अल्पसंख्यक होल्स होते हैं। इसी प्रकार से p प्रकार के अर्धचालक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अभी माइनॉरिटी में आ जाते हैं, और होल्स वो हो जाते हैं मेजॉरिटी में चले जाते हैं,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मेनली जो करंट होती है वो करंट किसकी वजह से होती है, धारा किसकी वजह से होती है, होल्स की वजह से होती है। उसी प्रकार से एन प्रकार का जो अर्धचालक था उसके अंदर धारा किसकी वजह से हो रही थी, मेनली ज्यादा धारा वो हो रही थी किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रही थी, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब इसके बाद में इसका मैं डायग्राम बनाने वाला हूं, देखो ध्यान से। डायग्राम ऐसा बन जाएगा, देखो देखो यहां पर ये आपके पास है सिलिकॉन एटम है, ये आपके पास है सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन। अब इस सिलिकॉन के अंदर ध्यान से देखना, देखो अपन ने मिला दिया गैलियम। आपको पता है कि गैलियम है वो बोरॉन फैमिली का मेंबर है, ठीक है ना। बोरॉन फैमिली का थर्ड मेंबर हो जाएगा। बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, ये त्रिसंयोजी हो गया। अब इनके सहसंयोजी बंध बना देता हूं मैं, देखो ध्यान से। अब सुनो भी ध्यान से देखना, देखो सिलिकॉन के बाह्यतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, बट इसके बाह्यतम कोष में 1 2 3 3 हो गए। अब यहां पर क्या बन जाती है, इस प्रकार से वैकेंसी बन जाती है। क्या बन जाती है, वैकेंसी, खाली स्थान बन जाता है अभी। तो एक गैलियम एटम अपने साथ में एक वैकेंसी लेके आता है, एक खाली स्थान लेके आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो एक गैलियम का एटम या त्रिसंयोजी अशुद्धि का परमाणु एक होल डोनेट करता है अभी, ठीक है ना। या अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जालक है, इस जालक से इसने एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, और एक इलेक्ट्रॉन को अगर कैप्चर कर लिया तो इस स्थिति में इसको अपन क्या बोलेंगे भी, ग्राही अशुद्धि बोल देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ठीक है ना। ये चीज होगी भी, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर सकते हैं, इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो ये बात होगी। अब अपन बात करते हैं, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं, एनर्जी डायग्राम। तो एनर्जी डायग्राम देखो कैसे बनता है, ये तो आपके पास बन जाएगा इस प्रकार से, वैलेंस बैंड, इसको अपन बोलते हैं वीबी, ये आपके पास होता है कंडक्शन बैंड सीबी। यहां पे आपके पास जो वीबी और सीबी है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं अभी, ईजी। इसको अपन ईजी बोलते हैं। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां पे अपने को एक एनर्जी डायग्राम और बनाना है। अब मेरी बात सुनना भी, मैंने आपको बता रखा कि होल्स है वो तो कहां पे बनते हैं अभी, वीबी में, और इलेक्ट्रॉन्स कहां पे बनते हैं, सीबी में बनते हैं। ये क्या दे रहा है अपने को, एक होल दे रहा है, और ये होल दे रहा है, तो होल कहां पे बनता है अभी, वीबी के पास बनता है। तो वीबी के पास में इसका एनर्जी लेवल बना देंगे अपन, इसका एनर्जी लेवल है वो वीबी के पास बना देंगे। तो यहां पर ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोल देंगे अभी भाई, ये कौन सी अशुद्धि है, इसको अपन बोलते हैं ग्राही अशुद्धि। तो ये आपके पास हो जाएगा ई ए। तो सबसे पहली बात है कि इस अशुद्धि का नाम क्या देगा, ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर, ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर हो जाएगा। और यहां पर आपके पास जो ई होता है वो क्या होता है अभी, बहुत ही कम होता है, लगभग कितना होता है अभी, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो
ये जो ई है, ये होल क्या करता है भाई, यहाँ से इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा वैसे आपके पास में जो वीबी इसके अंदर क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा। तो ये तो क्या करता है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स अगर कैप्चर हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, इस प्रकार से होल्स बन रहे हैं। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं जो तापीय संक्रमण के कारण वीबी से सीबी में भी चले जाते हैं, बहुत कम होते हैं अभी ये तो यहाँ पर होल बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। तो इस स्टडी में अपन देख सकते हैं कि कंडक्शन बैंड है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स आपके पास माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे। और यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है, इसके अंदर होल्स की संख्या बहुत ज्यादा है, इस कारण से आपके पास में जो होल्स है वो कैसे बन जाएंगे भी, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे, बहुसंख्यक आवेशवाहक बन जाएंगे भी, ठीक है ना। अब देवदान से देखो, मैं एक बात आपको बता देता हूं, इस सहसंयोजी बंध का इस इलेक्ट्रॉन का इस सहसंयोजी बंध को तोड़ करके जालक के अंदर आना, या ऐसे बोल सकते हैं ऊर्जा प्राप्त करके इस इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पे आना, जालक में आना, इस बात को मैंने दिखाया, देखो यहां पे इस लाइन से, यानी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला गया, तो वैलेंस बैंड में यहां पे तो क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा, और कंडक्शन बैंड में क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, ठीक है ना। और सुनो भाई, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, इस वाले इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पे जंप करना, इसके अंदर जंप करना, और अगर ये यहां पे जंप कर गया तो यहां पर क्या बन जाएगा, होल बन जाएगा। तो इस बात को मैंने यूं समझाया, यहां से यहां पे जंप करना, तो इसके अंदर जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस प्रकार से होल बन जाएगा, ठीक है ना। तो समझने वाली बात है ये सारी सारी, ओके। इसके बाद सुनो भाई, ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे इस प्रकार के अर्धचालक के अंदर जो धारा होती है वो मेनली किसकी वजह से होती है, करंट किसकी वजह से होती है, इसके अंदर जो धारा होती है वो होती है मुख्यतया होल्स के कारण, और जो सिग्मा होता है वो सिग्मा बराबर कितना होता है आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो ई, और इसके बाद में क्या होता है आपके पास, एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। तो यहाँ पर आपके पास में एन ई होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, इसको अपन हटा देंगे, तो लगभग क्या हो जाएगा आपके पास में, ध्यान से देखना, देखो एन एच म्यू एच इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, ई हो जाएगा। ये चालकता हो गई इसकी, ठीक है ना। अब ये भी क्या होता है, अभी विद्युत रूप से उदासीन होता है, मतलब ये हुआ कि इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। तो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इस बात को समझाने के लिए मैं इसका ब्लॉक डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम बना दिया, ठीक है ना, ये ब्लॉक डायग्राम बना दिया भाई। अब इसके अंदर ध्यान से देखना, देखो ये गैलियम एटम है, ये मेरे को दिखाने है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। तो इनको मैं दिखा दूंगा इस प्रकार से, माइनस से, माइनस से, और ये सब एटम्स अपने पास में एक एक होल लेकर के आते हैं, सबके पास में एक एक इस प्रकार से होल दिखा दूंगा मैं, और इसके अंदर कुछ है ना बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो यहाँ पे जो माइनस दिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्राही परमाणु, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा अभी, होल। ये आपके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या होते हैं अल्पसंख्यक, और होल्स होते हैं वो क्या होते हैं बहुसंख्यक होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ध्यान से देखो, उदासीन होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होती है आपके पास, और डोनर इम्प्योरिटी प्लस होल्स बराबर, ये आपके पास में क्या होती है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी Na प्लस क्या हो जाएगा आपके पास इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर तो आपके पास ग्राही अशुद्धि है, तो डोनर है इसको अपन क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। तो अगर अपन डोनर को जीरो कर देंगे तो इस स्थिति में आपके पास में क्या बन जाएगा देवदान से, NH बराबर Na और प्लस क्या होता है आपके पास Ne होता है। अब अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास Ne बहुत कम है, तो Ne अगर बहुत कम है तो इस स्थिति में आपके पास जो NH है लगभग किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, Na के बराबर हो जाएगा। और अपन जानते हैं कि Ne बराबर क्या होता है आपके पास Ni स्क्वायर अपॉन क्या होता है आपके पास NH होता है, तो Ni स्क्वायर अपॉन जो NH है, इस NH को अपन लगभग क्या बोलेंगे भी, Na बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Na बोलेंगे, ठीक है ना। तो किसी भी P प्रकार के अर्धचालक में होल्स का जो कंसेंट्रेशन होता है वो तो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की कंसेंट्रेशन के बराबर होता है लगभग, और इलेक्ट्रॉन्स का जो कंसेंट्रेशन है वो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प से पता कर सकते हैं। ध्यान से देखना, देखो बच्चों ये आपका N प्रकार का अर्धचालक और P प्रकार का अर्धचालक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया अभी, ठीक है ना। तो आपको मेनली क्या ध्यान रखना है अभी, N प्रकार और P प्रकार के अर्धचालक में एक तो आपको अशुद्धि का प्रकार, कौन सी अशुद्धि आपको मिलानी है, ये जो अशुद्धि परमाणु है वो क्या डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कि होल डोनेट करता है। इस अशुद्धि को अपन क्या बोलते हैं, दाता बोलते हैं कि ग्राही बोलते हैं, ठीक है ना। इसको अपन ब्लॉक डायग्राम के अंदर पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं कि नेगेटिव से इंडिकेट करते हैं, ये आपको बताना है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। करंट होती है मेनली किसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन और होल्स की कंसेंट्रेशन है वो अपन कैसे मालूम करते हैं। इसके बाद में ये जो एनर्जी डायग्राम है ना, ये एनर्जी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है भी। आपको मालूम होगा कि ये तो वैलेंस बैंड होगा, ये कंडक्शन बैंड हो गया। जो आपके पास में N प्रकार का अर्धचालक था उसमें कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे आपने जो फर्मी ऊर्जा स्तर है वो बनाया था, और उसी प्रकार से जो आपका P प्रकार का अर्धचालक है उसके अंदर आपने जो वैलेंस बैंड है, इस वैलेंस बैंड से जस्ट ऊपर की तरफ आपने एनर्जी जो फर्मी ऊर्जा स्तर यानी ग्राही अशुद्धि ऊर्जा स्तर आपने बना दिए, ठीक है ना। तो करते हैं आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड। अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो उसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अपन P प्रकार और N प्रकार के अर्धचालक को मिला करके एक अर्धचालक का एक डायोड का निर्माण करते हैं। तो डायोड अपना अगले लेक्चर का टॉपिक रहेगा, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को नोट करें, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।